हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों रतन टाटा का नाम भारत के सबसे अमीर लोगों में नहीं आता। उससे पहले आओ हम उनके अमीरी का थोड़ा जायका ले लेते हैं। तो उनकी नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो 8,250 करोड़ है। सिर्फ मंथली इनकम उनकी 90 करोड़ से ज़्यादा जाती है और पूरे साल में 820 करोड़ से भी ज़्यादा का वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। उनकी अमीरी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 5 में से 4 मोबाइल ग्राहक और 30% इंटरनेट रूट टाटा के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। टाटा स्टील का उपयोग भारत में बने 50% एलपीजी सिलेंडर बनाने के लिए किया जाता है। एशिया में सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप टाटा द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही टाटा समूह के उत्पाद दुनिया भर में 150 देशों में उपयोग किए जाते हैं। रतन टाटा 4% अकेले देश के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। हर साल रतन टाटा 50,000 करोड़ के लगभग का टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरा आसाम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और गोवा इतना टैक्स कलेक्ट नहीं करते जितना टाटा ग्रुप अकेले देश को टैक्स देता है। अब ये सब सुनकर तो आपका सवाल और जोर पकड़ रहा होगा कि अगर रतन टाटा इतना पैसा जनरेट कर रहे हैं तो फिर उनका नाम सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं आता। यह जानने के लिए मैं आपको उनकी कुछ कहानियां सुनाता हूं, जिससे आप उनके सबसे ज़्यादा अमीर ना होने के वजह को सिर्फ सुन ही नहीं बल्कि महसूस भी कर सके। 26/11 का भयानक अटैक हम सभी को याद ही है। किसी तरह आतंकवादियों ने पूरे होटल को अपने कब्जे में कर लिया था और जो सामने आता उसे गोलियों से छन्नी किया। राम गोपाल वर्मा ने इस घटना पर काफ़ी बारीकी से मूवी भी बनाई है। नाना पाटेकर इसमें लीड रोल में है। इस घटना के बाद रतन टाटा ने उन सभी लोगों के घर वालों को पैसे दिए जो इस घटना में मारे गए। साथ ही जो ताज होटल के बाहर ठेले वाले और गुजरने वाले लोग मारे गए उन्हें भी उन्होंने पैसे दिए। उनके घर वालों को नौकरी दी, छोटे बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाया और यह सब सिर्फ 20 दिन में कर लिया। उसके बाद ताज होटल को भी ठीक कराना था। पूरा होटल बर्बाद हो चुका था। उसे ठीक कराने के लिए टेंडर निकलवाया, जिसे करने के लिए 2 पाकिस्तान के बिजनेसमैन बिना अपॉइंटमेंट के रतन टाटा के ऑफिस आ गए। जब वो उनसे नहीं मिले तो वो लोग किसी मंत्री पे चले गए और उस मंत्री ने रतन टाटा को फ़ोन करके कहा कि इन लोगों को टेंडर दे दे। तब रतन टाटा ने साफ मना करते हुए यह कहा कि मैं किसी पाकिस्तानी को यह टेंडर नहीं दूंगा, भले ही वह यह काम मुझे कम दाम में भी करके क्यों ना दे रहे हो। सोचने वाली बात यह है कि इतना नुकसान होने के बावजूद वो पैसे बचाने के लिए अपने देश को धोखा नहीं देते। अपने देश का काम अपने ही देश के लोग और मजदूर करेंगे, चाहे वो उनसे ज़्यादा पैसे डिमांड क्यों ना करें। फिर 26/11 के अटैक के बाद ही पाकिस्तान से 1000 टाटा सुमो के ऑर्डर आए, जिससे वो काफ़ी कमाई कर सकते थे, पर पाकिस्तान से कोई भी सौदा उनके दिल को गंवारा न था। एक और कहानी है टाटा मोटर्स के लेबर्स की। मैनेजमेंट ने लेबर्स को बोनस देने के लिए मना कर दिया, जिससे लेबर और मैनेजमेंट में कहासुनी हो गई और लेबर धरने पे बैठ गए। जब रतन टाटा को यह पता चला तो उन्होंने लेबर का साथ दिया और खुद भी उन लेबर्स के बीच बैठ गए। हालांकि बाद में लेबर्स ने खुद ही भावुक होकर बोनस के लिए मना कर दिया, पर सीखने वाली बात यह है कि अगर लेबर बोनस मांगते तो रतन टाटा जरूर देते। दोस्तों, रतन टाटा कंपनी आज रिलायंस से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है और आज टाटा नमक से लेकर स्टील तक हर किस्म के प्रोडक्ट बेच रहा है। रतन टाटा के पास टाटा के 62% शेयर है। उसके बाद भी अगर रतन टाटा का नाम भारत के अमीरों में नहीं है, क्योंकि वो अपना 61% शेयर का प्रॉफिट दान कर देते हैं। दोस्तों, अगर वो 26/11 के अटैक में मरे लोगों को पैसे ना भी देते तो हम उन्हें गलत नहीं ठहराते, क्योंकि यह अटैक उनकी गलती नहीं थी। फिर भी उन्होंने सभी मरे लोगों के घर वालों के लिए ज़िंदगी भर का इंतजाम कराया। अगर वह उन पाकिस्तानी बिजनेसमैन को होटल का टेंडर दे देते तो भी उनका प्रॉफिट होता, या पाकिस्तान
से आए 1000 टाटा सुमो के ऑर्डर को हाँ कर देते तो एक दिन में उनकी कमाई आसमान छू जाती, पर उन्होंने उसे भी मना कर दिया। दोस्तों, उनके सबसे अमीर ना होने की वजह उनका साफ दिल है, जो उन्हें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है और देश से जोड़े रखता है।